आज का जो हमारा सेशन है उसमें क्या था कि हमें सर ने बताया जैसे आपको कि हम जीवामृत पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय में जो हम देख पा रहे हैं, मैं किसी और को तो नहीं सुन देख पा रहा हूँ यहाँ। आज के इस समय में जो हमने फर्टिलाइज़र, केमिकल्स का यूज़ किया है, तो उससे हमारे जो खाद्यान्न है, जो हम खा पी रहे हैं सब, उनमें इतना ज़हर घुल चुका है कि हम सारे कैंसर की स्टेज तक आ चुके हैं आज। तो इसलिए हमारे जो कृषि के जो वैज्ञानिक है, यानी कि जो जैविक कृषि के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे फ़ॉर्मूले बनाए हैं। उनमें से एक फ़ॉर्मूला है जीवामृत। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें बाज़ार से कुछ भी खरीदना नहीं है। हमने हमारे घर की जो चीज़ें हैं, उन्हीं से काम में लेना है, उन्हीं से ये बनना है। सबसे पहले हमें क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी? नंबर 1, हमें एक 200 लीटर का ड्रम चाहिए, कम से कम। एक हमारे पास गाय हो और एक पट्ठली या कोई जिसे हम तगारी बोलते हैं वो हो। अब करना हमें क्या है कि उस 200 लीटर के ड्रम के बढ़िया चाहे हम नीचे टोंटी लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा उसमें बना सकते हैं। उसमें 10 किलोग्राम गोबर हो, 10 किलो 10 लीटर गौमूत्र हो, 1 किलो गुड़ लेंगे हम, 1 किलो बेसन लेंगे हम। इन सब से अच्छी तरीके से घोल बनाना है। घोल कैसे बनाएँगे कि सबसे पहले हम उस गौमूत्र को गोबर में डाल लेंगे। एक साथ में नहीं घुल रहा तो हम जिस 2 पत्थल लिए हैं हमने उस पत्थल में आधा-आधा करके उसमें डालेंगे। अगर फिर भी वो पतला रह रहा है तो उसमें थोड़ा और पानी मिला देंगे क्योंकि जो हमने ड्रम लिया है वो पूरा पानी से भरना है बाकी हमने। तो जैसे ही वो आधा गोबर लिया, गौमूत्र लिया, उसको हमने मिलाया, ड्रम में डाल दिया। अब जो बच जी, गया उसका क्या करेंगे कि जो दोबारा है, पूरा जो 10 किलो गोबर था जैसे 5 किलो पहले पानी वो गोबर मिलाया, 5 किलो गौमूत्र मिलाया, उसको ड्रम में डाला, दोबारा जो बचा हुआ 5 या 7 किलो हमारा गोबर है, तो गौमूत्र है, उसको अच्छी तरह से घोलेंगे और ऐसा पेस्ट बनाएँगे कि जी बिल्कुल एकदम उसमें गांठें ना रहे। फिर हम उसमें बेसन मिलाएँगे। जो हमने 1 किलो गुड़ लिया है, उसको बिना गरम करे घोलना है हमें, उसको घोल लेंगे, उसको भी उसी के अंदर ऐड कर देंगे। अब सबसे लास्ट में हमने उसमें मिट्टी मिलानी है, 200 ग्राम हो, 400 ग्राम हो, आधा किलो तक चलेगी। मिट्टी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कहाँ से मिलेगी? वो पीपल के पेड़ के नीचे की वो मिट्टी हो सकती है, वो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो सकती है, क्योंकि जो पीपल और बरगद है, उनके नीचे जो मिट्टी मिलेगी हमें उसमें सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव मिलेंगे और वो ही सूक्ष्म जीव हमारे उस जीवामृत में आगे बढ़ेंगे और वो भी मिट्टी हमें उपलब्ध नहीं है, तो हम हमारे आस-पास गार्डन की मिट्टी ले लेंगे या हम हमारे खेत की मेड़ की मिट्टी ले लेंगे, जो भी हमें उपलब्ध होगी। उस मिट्टी को हमने उस जो गोबर का घोल है, जो गौमूत्र है, जो गुड़ है, जो बेसन है, उस सब में एकदम बढ़िया तरीके से मिला लेना है और उसको हमने ड्रम में डाल देना है। अब बाकी जो ड्रम का हिस्सा बचा हुआ है खाली, उसको हम पूरा पानी से भर देंगे। ऊपर से सिर्फ़ इतना खाली रखेंगे ताकि हम ड्रम को में जब पानी को हिलाएँगे तो वो बाहर नहीं गिरे। फिर हम उसको सुबह और शाम दोनों टाइम बढ़िया लकड़ी का डंडा लेकर के उसको 2 तरफ घुमाएँगे। कम से कम 10 से 20 राउंड हम उसको घड़ी की जिस तरफ घूमती है उस तरफ घुमाएँगे और उसके बाद में घड़ी के उल्टी साइड घुमाएँगे उसको। ऐसा हम सुबह एक बार सुबह करेंगे, एक बार शाम को करेंगे। 7 से 10 दिन में हमारा ये जो जीवामृत है वो तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर एक हल्की-सी सफेद-सफेद परत आ जाएगी। सर्दी में ये लगभग 10 दिन में तैयार हो जाएगा, गर्मी में ये लगभग 7 दिन में तैयार हो जाएगा। इसको हमने
छाया में रखना है। जो ड्रम हमारा है उसको या तो किसी पेड़ के नीचे रख लेंगे, अगर हमारे पास कोई पेड़ उपलब्ध नहीं है, छाया नहीं है, तो हम उसके ऊपर छाया किसी तरीके से कर देंगे। अब वो जीवामृत तैयार हो गया तो उसे हमने खेत में देना किस तरीके से है? कुछ ड्रिप के अनुसार खेती करते हैं, कुछ Recording in progress. कुछ जो खेती करते हैं वो ड्रिप के अनुसार करते हैं और कुछ हमारे जो सादा-सीधा खाले से करते हैं, जिसको दोहरा बोलते हैं अपने। अब जहाँ-जहाँ खाले से खेती हो रही है, वहाँ तो हम सीधा ड्रम के टोंटी लगा कर के, उसके टोंटी के अंदर की साइड में हम एक कपड़ा बाँध देंगे ताकि जो हमारी टोंटी लगी हुई है, उसके अंदर किसी भी तरीके का जैसे उसके अंदर कोई गोबर का जो या कोई वो चीज़ है, वो अंदर नहीं आए और उसको थोड़ा-सा ऊपर लगाएँगे। नीचे से कम ड्रम को हम आधा फीट छोड़ देंगे ताकि जो गोबर वगैरह जो नीचे बैठा हुआ है, वो उसमें न फँसे। जिस दिन हमने उसको चलाना है, उस दिन उसको हिलाना नहीं है। जिस दिन उसको पानी के साथ चलाना है, उस दिन हमने उसको हिलाना नहीं है। हिलाना इसलिए नहीं है, क्योंकि फिर वो पानी के साथ चलता नहीं है अच्छे से। इसी तरीके से जो ड्रिप में लगा रहे हैं, वो भी क्या है, जो अपनी वेंचुरी होती है, उसकी पाइप उसमें डाल सकते हैं। उसमें डाल के उसपे कम से कम 5 या 7 लड़ी कोई लेयर में कपड़ा है, कोई साड़ी का टुकड़ा है, वो बाँध देंगे उसपे, ताकि वो उसमें से पूरा छन के जाएगा और जो लास्ट में नीचे गाढ़ा जो गोबर होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, उसको हम सीधा खेत में डाल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि उसको हम खेत में छिड़क सकते हैं सीधा। किसी बाल्टी के द्वारा या हम उसको दूसरे बड़े कोई ड्रम में डाल के ट्रैक्टर के पीछे लगा के या हमारे कोई बैल है या उसके पीछे लगा करके भी हम उसको छिड़क सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका जो पानी के साथ लगाने वाला है वो है। अब जो हमने जीवामृत तैयार कर लिया उसमें इतने असंख्य बैक्टीरिया हैं यानी कि करोड़ों की संख्या में जो हमारी भूमि को उर्वर बनाएँगे। हमारे जो पौधों की जड़ें हैं, उनके अंदर जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास को एब्ज़ॉर्ब करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उनमें वृद्धि करेंगे वो। और जब वो अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा जो गाय का गोबर है, उसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो उसको भी ले सकते हैं। अब आपको हम दूसरे तरीके पे लेके चलते हैं कि जो हमने जीवामृत बनाया है, उससे हमारी जो हम गोबर की खाद तैयार करते हैं, उसको कैसे उसको बलशाली बना सकते हैं, उसको कैसे और अधिक उर्वर उर्वर बना सकते हैं ताकि हम कम खाद डाल करके भी खेत में अधिक उपज ले पाएँ। इसके लिए हमें सबसे पहले एक 12 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा एक गड्ढा खोदना है। जहाँ ज़मीन थोड़ी-सी भारी है, वहाँ तो ये सीधा गड्ढा बढ़िया रहेगा। अगर जहाँ ज़मीन हल्की है, तो वहाँ या तो प्लास्टिक शीट लगाएँगे हम या उसको पक्के करना पड़ेगा, ताकि उसमें से हमारे पोषक तत्व ड्रेन ना हो। अब उसको हमने भरना कैसे है कि सबसे पहले एक नीचे परत बनाएँगे हम हमारे एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है, तूड़ी है, पराली है, कोई भूसा है या पत्ते हैं, उसको 4, 5 या 6 इंच मोटी परत बिछा देंगे। उसके ऊपर हमने गोबर डालना है। उस गोबर में हमने जीवामृत छिड़कना है, साथ-साथ में। जैसे ही उसमें लगभग कूड़ा-करकट और गोबर की 1 फीट मोटी परत हो गई, अब उसके ऊपर हमने जो सिंगल सुपर फास्फेट नाम से उर्वरक आता है, उसको उसमें डालना है। लगभग उसको 5 से 10% हम डालते हैं। जैसे एक खड्डा बनाएँगे हम 12 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट जो गहरा होगा,
उसमें हम 2 से लगभग 3 बैग डालेंगे। तो उसमें से लगभग 10 से 12 किलो, 13 किलो की मात्रा जो हम लेंगे और एक बार जो हमने 1 फीट लगभग भर दिया उसके ऊपर उसका भुरकाव कर देंगे। दोबारा वही प्रक्रिया अपनाएँगे, लगभग 3 से 4-5 इंच तक हम फिर कूड़ा-करकट डालेंगे उसमें घास-फूस वगैरह डालेंगे, उसपे कुछ जीवामृत का छिड़काव करेंगे, फिर उसपे गोबर डालेंगे, फिर उसमें कुछ जीवामृत डालेंगे। ऐसा करते-करते जब तक हम उसको भरेंगे उसमें 200 लीटर जीवामृत डाल देंगे और उसको ज़मीन से थोड़ा-सा आधा फीट तक ऊपर ले जाएँगे। ज़मीन से आधा फीट ऊपर ले जाने का यानी कि वो धीरे-धीरे बैठेगी, तो वो ज़मीन के लेवल आ जाएगी। अब ये हमने सब सारी प्रोसेस कर दी उसमें कि जैसे ही हमने उसमें कूड़ा-करकट डाला, गोबर डाला और उसके ऊपर सिंगल सुपर फास्फेट डाल दी और जीवामृत उसके अंदर हम डाल ही रहे हैं साथ-साथ में। ऐसे लगभग 4 परत हमने लगाई और उसको 3.5 से 4 फीट हम ऊपर तक ले गए। 3 फुट गहरा था गड्ढा, लगभग आधा पौना फीट वो धरती से बाहर आ गया। अब हमने क्या करना है उसके ऊपर हल्की-हल्की मिट्टी डाल के उसको दबा देना है और बीच-बीच में हम उसमें होल करके 15 दिन बाद यही जीवामृत फिर डालते रहेंगे। 3 महीने में ये जो हमारी खाद है ये एकदम कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। अब हम कुछ जगह ये समस्या आती है कि जहाँ जैसे हमने इसको धूप वगैरह में बना लिया है या जहाँ इसमें पानी का रिसाव ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे 15 दिन बाद तो हमने उसमें जीवामृत डालना है और बीच वाले एक गैप और दे देंगे, जैसे 7 दिन बाद उसको थोड़ा पानी डाल देंगे, उसको नमी बनाए रखेंगे और नमी नहीं रहेगी तो हमारी ये जो पूरी खाद है ये डिकम्पोज़ नहीं होगी। 3 महीने बाद हमें चाय की जो पत्ती होती है, उसकी तरह भुरभुरा एक पदार्थ जैसे इसको हम बोलेंगे एकदम फ़ास्ट फ़ॉस्फेट रिच जो हमारी ऑर्गेनिक मैटर होगी वो तैयार होगा। इस खाद को हम लगभग 5 से 7 क्विंटल पर बीघा में डालेंगे। हमारी जो ये खाद है वो 1 बैग डीएपी से अधिक काम करेगी। इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें फास्फोरस भी है और इसमें पोटाश भी है। साथ ही साथ इसमें हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको हम जिंक बोलते हैं, मैग्नीज़ बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसमें उपलब्ध है। जबकि जो हमारे केमिकल जो फर्टिलाइज़र आते हैं उनमें ये चीज़ें हमें नहीं मिलती है। अब इसी कड़ी में जैसे हम उस खाद को डाल रहे हैं, एक बार हमने बुआई से पहले उसको डाल दी, फिर हम इसको जैसे ही पानी लगाएँगे खाद खेत में, पहला जो पानी दिया जाता है, उस टाइम भी हम इसको खेत में डालेंगे और इस हर हर बार लगभग 1 या 2 बैग, जैसे यूरिया का 1 बैग डालते हैं वैसे ही इसका 1 से 2 बैग पर बीघा हम इसमें डालते रहेंगे और इसको लगभग 2 या 3 पानी तक हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी फसल की जो पैदावार होगी, वो आपको उम्दा नज़र आएगी। जो फसल में जो ग्रीननेस होगी वो बढ़िया होगी और जो फ्रूट की क्वालिटी होगी, चाहे हमारी सब्जियाँ हैं तो उनमें जो फ्रूट बनना है, चाहे कोई दानेदार फसल है तो उसका जो दाना होगा, वो चमकदार होगा और मोटा होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है कि जो हम फार्मर बंधु हैं, वो देखा-देखी ज़्यादा करते हैं कि मेरे साथी ने तो इस बार ये स्प्रे का छिड़काव कर दिया, ये फर्टिलाइज़र डाल दिया, ये केमिकल डाल दिया, मेरे को ये तो डालना ही है लेकिन इससे ज़्यादा डालना है। जबकि हमारी भूमि की किस्म अलग होती है, हमारी बुवाई का टाइम उससे अलग होता है। सैकड़ों प्रकार के बीज हैं आज, हमारे बीज की क्वालिटी भी उससे अलग है, तो एकरूपता कैसे आएगी? हमने हमारी सॉइल की जाँच अवश्य करवानी है। उस जाँच में जो रिकमेंड है, वो ही पोषक तत्व हमें उनमें देने हैं। सबसे पहले तो हमें कम से कम
फर्टिलाइज़र और केमिकल डालने हैं और उसके बाद में अगर हमें आवश्यकता हो, तो हम कोशिश ये करें कि हमें भूमि में ज़्यादा खाद देने की बजाय हम फ़ोलियर की तरफ जाएँ। जैसे आजकल मार्केट में नैनो डीएपी आ रही है, नैनो यूरिया तो पहले ही आ चुकी है और कुछ जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट टाइप उसमें आते हैं, 6 एलिमेंट्स आते हैं, 12 एलिमेंट्स आते हैं, उनका उन पत्तियों पर डायरेक्ट छिड़काव करें। क्योंकि छिड़काव करने से हमें लगभग 70 से 80% पोषक तत्व पौधों को मिल जाते हैं। जबकि जो हम भूमि में फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो 30 से 40% हमारे पौधों के काम आते हैं। बाकी कुछ लीच होके भूमि में चले जाते हैं, कुछ वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो हमें एक तो फ़ोलियर की तरफ ज़्यादा जाना है। जैविक जो चीज़ें हैं, एक गाय कम से कम 2 या 3 एकड़ खेत को बढ़िया तरीके से पाल सकती है और जैविक खेती उसमें करवा सकती है हमारी। तो इसी के साथ मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि अभी जो हमारी चना की फसल है, गेहूँ की फसल है, तो उसमें 05234 का छिड़काव अगर कर सकते हैं हम। इसके साथ हम बोरोन मिक्स कर सकते हैं क्योंकि बोरोन हमारे जो फूल और फलियाँ बनने के लिए जो आवश्यक होते हैं, परागण की जो क्रिया होती है उसमें सहायक होता है। तो हम बोरोन का छिड़काव कर सकते हैं। बोरोन हमें 100 ग्राम पर बीघा और जो ये एनपीके हैं हमारे लिक्विड जो ये पाउडर फॉर्म में आते हैं 13045 है, 05234 है, 00050 है। इनकी मात्रा 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम है। तो 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम ये फर्टिलाइज़र और 100 ग्राम बोरोन का हम छिड़काव कर सकते हैं। फसल में अगर ग्रीननेस हमें कम दिखाई दे रही है, तो इसी एनपीके जो हमारा 19-19-19 आता है उसमें हम का छिड़काव कर सकते हैं। 18-18 आता है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं क्योंकि 18-18-18 जो है एनपीके उसमें सल्फर का भी मात्रा होती है। तो वो भी एक बढ़िया है सॉल्यूशन हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है इन जीवामृत का और जीवामृत के साथ-साथ में हमें जो हमारी जैविक खाद है, उसको खेत में डालना है और उसके बाद में हमें आवश्यकता पड़े तो केमिकल फर्टिलाइज़र की ओर जाना है और धीरे-धीरे हम इसको छोड़ भी सकते हैं। एक साथ छोड़ेंगे हम पहले साल या दूसरे साल हमारे फसल में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन तीसरे साल हमारी उत्पादन इसी जैविक मेथड से भी उतना ही होगा जितना आज हमारे उसे केमिकल मेथड से हो रहा है। तो आपने जहाँ से सुना इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मेरा आपसे एक राय ये लेनी थी कि आपने जी, जी। जैसे बताया था कि जैसे अभी जो फसल में तेला वगैरह लग रहा है या अभी चेंज होगा, तो आपने जी, जी, जी। कंपोस्ट का बताया था, धतूरे के पत्ते और आक के पत्ते वगैरह हाँ जी, हाँ मिला जी। के, उसको कैसे बना सकते हाँ, हैं? उसके लिए 2 तरीके हैं। अगर हमें तुरंत तैयार करना है उसको, तब तो उसके लिए विधि ये है कि गाय का जो गौमूत्र है हमारे, उस हम्म। गौमूत्र में हमने जैसे 20 लीटर गौमूत्र लिया, सीटों पर वोट डाले जाएंगे उसमें जो राज्य की असेंबली। हेलो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे 20 लीटर गौमूत्र लिया, उसमें हमें लगभग 2 किलो धतूरे के पत्ते या धतूरे के फल जो भी मिल जाएँ, दोनों मिल जाएँ, वो डालने हैं। नीम के पत्ते, अगर नीम की निमोनिया हमारे घर में रख पहले से वो सूखी उस समय की बची हुई कहीं पड़ी है, वो डाल सकते हैं। आक के जो पत्ते हैं वो डाल सकते हैं हम और अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते अगर हमारे आस-पास कहीं जैसे वो तुंबा है हम्म। वो जैसे खूब मिलता है बीकानेर जिला में वगैरह में तो उसको डाल सकते हैं। इन सब मैटर को हमने लगभग 2-2 किलो की मात्रा लेके और गौमूत्र में हमें इसको कम से कम 8 से 10 घंटे तक
रख के छोड़ देना है धीमी आंच पे। तो ये जो 20 लीटर जो हमने गौमूत्र रखा था वो मात्रा लगभग 10 लीटर रह जाएगी। तब हम इसको पर ढोल की 400 से 500 ml छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे अभी हमने परसों करवाया है, ये चने में करवाया है। तो उसमें था वो ठंडे मेथड से बनाया हुआ था कि जैसे गाय के गौमूत्र में हमने 20 से 25 दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले उसको हमने डाल के छोड़ दिया ये सब। उसको गर्म नहीं किया, सीधा ही। तो उसको 1 लीटर पर, जैसे हमारे 16 लीटर की ढोल के उसमें छिड़काव किया था चने में। और दूसरे पास वाले खेत में हमने 5% के हिसाब से वो स्प्रे किया था। इमामेक्टिन बेंजोइड जो 5% के नाम से आती है। दोनों में ही 24 घंटे बाद सेम रिजल्ट था। यानी कि वो केमिकल था और वो जैविक था। उसमें कोई खर्चा नहीं था, गौमूत्र घर का था और हमारे जो आस-पास में ये जो खरपतवार है सारे, ये हमारे आस-पास मिलते हैं। दोनों में सेम रिजल्ट आया। अब उसका प्लस पॉइंट देखो क्या होगा कि जो जैविक तरीका था, उससे हमारी न तो भूमि को नुकसान होगा, न हमारे फसल में किसी तरीके का केमिकल आएगा और साथ में उसको हार्मोन्स मिले हैं। क्योंकि जब वो पत्तियाँ या वगैरह या गौमूत्र था, उनमें उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वो हमारी फ्लावरिंग वगैरह है, उसको असर हाँ जी। और कोई क्वेश्चन हो आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने जो बताया था कि हाँ जी, हाँ इसको जी। 3 महीने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो जो जैविक खाद जो हमें तैयार करनी है, कंपोस्ट वाली। हाँ। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस मेरा भी शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे पिछले दिनों कुछ दिनों बात की थी। तो जी, जी। जैसे गोबर की खाद है वो गलती बहुत लेट जी। है ना? तो हाँ जी, हाँ मैंने जी। अभी कम से कम 3 महीने, हाँ। तो मैंने कोलायत के पास में कुछ गांवों में मैंने जब ये हमारा जो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अभी क्योंकि आप सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं तो आप प्रमोट नहीं कर सकते, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। तो जो गोबर की खाद है वहां पे क्या है कि गोबर जो पूरा नहीं डल रहा था, तो मैंने उसमें हमारा प्रोडक्ट एक लिक्विडेटर है, एप्साइटी के नाम से आता है। मैंने वहां पे जी, सिर्फ जी, जी। गोबर की खाद, गोबर और एप्साइटी और पानी डाल के मैंने वहां पे आधा घंटा गोबर रख के दिया, उसका वो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मेरी आपसे ये जानना था कि जो 3 महीने में तैयार होता है, अगर हम उसमें हमारा ये लिक्विड डालें और वो जी, अगर वो जी। 2 महीने में तैयार हो जाए, तो उसका रिजल्ट तो वैसा ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल, उसमें क्या है कि जो हम बाहर से ये चीज़ें डालते हैं, उनसे डिकम्पोज़ की जो प्रक्रिया है, वो तेज़ हो जाती है। ठीक है। और तो एक मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था, एक डीकम्पोजर आता है उड़ीसा से, एक छोटी सी डिब्बी आती है 50 रुपीज की। अगर बिल्कुल, उन्होंने ये सारे हमारे जो जैसे यहाँ राजस्थान में अपने ये चलता है इफ़्को। हाँ हाँ हाँ, इफ़्को की जो है वो पैकिंग आ रही है, बाकी कुछ अलग भी आ रही है, 20-20 रुपए की लगभग ये डिकम्पोज़र के नाम से आती है। हाँ, तो वो मैंने तो डीकम्पोजर जो मिलवाया, तो उसका रिजल्ट क्या है जी, आपके नजर में? डिकम्पोज़र एक अच्छा सिस्टम है। डिकम्पोज़र का पहले घोल तैयार करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है हमारी कि उसको हम लगभग 200 लीटर में एक तो वो पैकिंग डालेंगे जो 20 रुपए की आती है ठीक है। और उसमें एक 1 से 2 किलोग्राम हम उसमें गुड़ डालेंगे और ठीक उसको है। हिलाते रहेंगे। 7 से 8 दिन तक हिलाते रहेंगे तो उसके ऊपर एक सफेद परत आ जाएगी 7 से 8 दिन में। इसका इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा डिकम्पोज़र है वो तैयार हो गया। जो शायद वो पूसा से तैयार हुआ है। सबसे पहले पूसा ने डिकम्पोज़र निकाला था। पूसा के कैप्सूल के नाम से आते हैं एक। उसमें वो ये थे, वो गाय के गोबर से उन्होंने बैक्टीरिया निकाल रखे हैं। ठीक है। वो प्रोफेसर के चंद्रा जी है शायद, मेरे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो वो बता रहे थे एक दिन कि हमने गाय के गोबर से ये जो बैक्टीरिया निकाले हैं और उस बैक्टीरिया को इतना मतलब माइक्रो कर दिया उसको कि उस एक डिब्बी के अंदर ही वो करोड़ों की संख्या में है। जैसे उसको गुड़ मिलेगा, वो मल्टीप्लाई होंगे। गुड़ उनका भोजन होगा। थैंक तो यू वेरी उस मच। डिकम्पोज़
सूखे हाँ जी। सिरों पे। तो इसमें एक राय मैं और लेना चाह रहा हूँ आपसे। अभी जैसे हमारे जी मूंगफली सर का जी। सीजन आएगा, तो जी, जी। ऐसा कुछ बताएं कि हम किसानों को बीजोपचार के लिए हाँ जी। ये जो आपने बताया है धतूरे वाला और आक वाला, क्या यही सफिशिएंट है या बीजोपचार के लिए कुछ और रिकमेंड करते हैं आप? बीजोपचार के लिए हम ऐसे जीवामृत से भी बीजोपचार कर सकते हैं। ठीक है। जो हम जीवामृत तैयार करते हैं, उससे बीजोपचार कर सकते हैं। और उसके बाद में हम उसपे ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार कर सकते हैं। ठीक है। ट्राइकोडर्मा एक फंगिसाइड है, तो उससे फंगस से हमारे फसल को बचाव होगा। क्योंकि आप जहाँ जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसकी मतलब जो जमीन है और यहाँ की जमीन में दिन रात का फर्क है। अपने वहाँ पे सैंडी सॉइल नहीं है, यहाँ पे क्या है कि सैंडी सॉइल है, तो पानी की जो नमी रहती है, तो हमारे यहाँ जो ये रहता है, तो हम अगर आपकी ये सेवाएं लेंगे तो इसमें हमें बीजोपचार में बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू। जी, जी, और कुछ? मैं पहले यहाँ बीकानेर भी काफ़ी साल मैं वर्क कर चुका हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो हमारी सैंडी सॉइल है, उसमें थोड़ा जो भारी सॉइल है, उससे थोड़ा फ़र्क रहता है। एक तो बीज के जम तो बढ़िया जाता है, लेकिन जो बाद में फसल चलने में थोड़ा फ़र्क रहता है। एक मैं ये आपसे राय लेनी थी कि हमारे यहाँ जैसे जी, कुछ जगह पे पानी नमकीन है, तो कुछ लोगों ने हमारे जी। यहाँ फ्रूट के पौधे लगाए हैं, जैसे नींबू है, मौसमी है, आंवला है, इमली है। तो इमली के लिए तो हमारे एक भाई साहब साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था इमली के लिए तो ह्यूमिडिटी मॉइस्चराइजर चाहिए। लेकिन जो दूसरे जी। पौधे हैं, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर मान लीजिए कहीं। जो अपने ज़मीन का जो पानी है, हाँ जी। वो नींबू वर्गीय पौधों में उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है। जो अपने नींबू वर्गीय पौधे लगाते हैं, उनके अनुकूल नहीं है। उसमें हमें खजूर लगा सकते हैं, गुड। बेर थैंक लगा यू। सकते हैं। ठीक है। और और फसल में हम जैसे जो हमारी सरसों और पालक हैं, हाँ जी। ये थोड़े से जो हमारे पीएच जिस जो पानी का 7 से प्लस है, ठीक है। उसमें अच्छी हो जाती है। तो एक और मैं जानना चाह रहा था, जैसे अनार जी। की फसल बीजते हैं, हमारे आसपास अभी अनार बहुत होने लग गए, तो अनार के जी, जी, जी। छोटे फटने की क्या वजह है ऐसा आपके पास कोई एक्सपीरियंस? लेकिन वो ज़्यादा अनार का मेरे ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ इस साइड में अनार अपने होता नहीं है इतना, लेकिन उसका ये है कि अनार एक तो मॉइस्चर उस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। मेनली तो। बाकी ठीक है। अनार के बारे में यहाँ मेरे कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो जी, वो चैट बॉक्स में लिख सकता है,